अब चाइना को भी मौका देगा और इसके बाद रशिया को भी मौका देगा। ये तो यानी मुझे कि आप मैं ये कह थोड़ा रहे सा हैं कि अलग भाई एंगल। ठीक है, ये एक बड़े अंडर द टेबल एक बड़ी पिक्चर जो है वो जरूर यहाँ पर नजर आती है। मैं इसी सवाल को लेकर संजीव मलिक जी का रुख कर रही हूँ। संजीव जी, हमने इसके पहले चर्चा भी ये की थी कि ये इतनी साधारण से स्क्रिप्ट नजर नहीं आती, और यही बात अभिषेक खरे जी भी कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पिक्चर है। अब देखिए ना, अब अमेरिका बाकायदा, अभी भी अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई अपने नागरिकों के लिए कि वेनेजुएला ना जाएं, जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, वहां पर जाने से बचें, क्योंकि अभी वहां पर स्थिति अनियंत्रित है, वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है। यानी ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है वेनेजुएला में भी। नैना जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। नमस्ते सर। ये जो स्थिति है, मैं नैना जी, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशंस होता है ना, उसके कई मोटिव होती है। एक मोटिव तो ये होता है कि जैसे कि हमारे खरे साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं कि देखिए, अपनी कुछ समस्याएं जो चल रही हैं उनसे एक ध्यान हटाने का कारण एक मिलिट्री ऑपरेशंस बनता है। मिलिट्री ऑपरेशंस ऐसा होता है कि जो उनके देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरो देता है अपने देश के लिए। दूसरी बात यह है कि यस, उनको जो खतरा है आने वाले बाई इलेक्शंस में, वो भी ट्रंप साहब के सामने है। तो मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए वो अपने देशवासियों को मागा की याद दिलाना चाहते हैं, मागा कि ऑल इज अबाउट अमेरिका, अमेरिका इज एवरीथिंग। नो, थर्ड थिंग इज दैट कि मैं इसको जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, वो चाहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल। ट्रंप साहब ये कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी दुनिया में डॉलर कम हो, डॉलर की वैल्यू कम हो, डॉलर कमजोर हो। इसके साथ वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका या उसके साथियों के बाहर जो कंट्रोल सिस्टम, जो ऑयल प्राइसेस पर कंट्रोल होता है, उनके बाहर जाए। अभी प्रॉब्लम यही हुई कि देखिए, लास्ट ईयर से जब तक हम अब रशिया से हम अपना क्रूड ले रहे थे और इवन उसको रिफाइन करके यूरोप को भी दे रहे थे, तो क्या हुआ था, ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज किए, वो अमेरिका के थोड़ा कंट्रोल से बाहर हुआ। अमेरिका अपना पूरा वर्चस्व नहीं रख सका उसके जैसे वो अपने कंट्रोल चाहता था। तीसरी चीज है, यस, जो खरे साहब और अपने चक्रवाणी साहब कर रहे थे, बात बिल्कुल सही है कि देखिए, किस मुंह से रोकेगा अमेरिका चीन को ताइवान के ऊपर अटैक करने से। सेम रीजन, सेम कंडीशन, सेम एनालॉजी। और इसके बाद जब रशिया है, ये रशिया का अभी चूंकि उलझा हुआ है, ऐसा नहीं है जो ऑपरेशंस चला के जो सामने दिखाई दे रहा है पीछे होता है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है। मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाते हैं, लेकिन उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी होता है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी होता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जैसे एम्पली क्लेरिफाइड, और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देखिए, जो वहां पर सत्ता है, जो मादुरो सरकार थी, वो उनकी बैड बुक्स की सरकार थी। वो चाहते अपने एक पिट्ठू को वहां पे बिठाना, और वो कोई भी हो सकता है। और क्योंकि ये सुनने में आया है कि जो वहां की जो नोबेल प्राइज पीस है, वो जो अपोनेंट लीडर है, उनके साथ उनका पैक्ट हुआ है, और उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हम इतने अरब बैरल आपको ऑयल देंगे, जिससे क्या होगा कि अमेरिका उस पर कंट्रोल कर पाएगा, ऑयल प्राइसेस को अपने हिसाब से सेट कर पाएगा, और ये नहीं, अपने जो मित्र देश हैं उनको भी उससे मदद पहुंचाएगा। इसके अलावा आज ये देखिए नाना जी, चाइना को अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रेसिडेंट को मजबूर होकर चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, प्रीमियर के साथ G2 बोलना पड़ा। अब ये ऑप्टिक्स थी या इसके पीछे लॉजिक था? चाइना को अमेरिका डायरेक्ट नहीं पोक कर सकता। अभी ये चाइना को हर्ट करने का भी उसका एक इनडायरेक्टली एक तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीप ऑयल जो जाता है, जो चाइना को जाता है, यानी टोटल अपने एक्सपोर्ट का वेनेजुएला 80% ऑयल पेट्रोलियम तो चाइना को ही देता है। और इन सब चीजों को ये क्यूमुलेटिव देखते हुए ये टाइमिंग उन्होंने चूज इसलिए किया कि रशिया बिजी है अपने इश्यूज के अंदर, हम बिजी है, यानी इंडिया बिजी है अपनी इकोनॉमी, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी चीज के साथ सहायक नहीं देते, लेकिन हम सबके यहाँ शांति की बात करते हैं और बातचीत के प्रयास करते हैं, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको करते हैं। अब इस बात को उन्होंने ये मौका ये पाया कि ये सही मौका है कि वेनेजुएला जैसे जो मिलिट्रीली उनका कहीं उनके सामने स्टैंड नहीं करता है, टेक्नोलॉजिकली उनके सामने स्टैंड नहीं करता है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये कोवर्ट ऑपरेशन बिल्कुल सटीक हो सकता है, पर इंटरनेशनल एरेना में ये एक कंप्लीट वायलेशन है यूएन का। अभी यूएन की बात आ जाएगी, ये ऐसा सफेद हाथी खड़ा हुआ है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। और नैना जी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यूएनओ डज नॉट रिक्वायर इट्स एग्जिस्टेंस नाउअडेज। लेकिन ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई ना।
अब ये तो बड़ी चिंता की बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप उस बात को हमेशा दोहराते रहे हैं, लेकिन इसी सवाल के साथ सोनी जी, एक तरफ ये अमेरिका की तरफ से जब इस हमले को अंजाम दिया जाता है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मैंने तो इस पूरे ऑपरेशन को ऐसे देखा जैसे कोई टीवी पर कोई शो देख रहा हूं, यानी कि उनका बड़ा कैजुअल रवैया दिखाने की कोशिश की गई। उनके जो शब्द, उनके इस ऑपरेशन के बाद का बॉडी लैंग्वेज, उनकी हर एक प्रतिक्रिया आखिर क्या दर्शाती है? कहा यह जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका की आक्रामक नीति, एक तरह से मैसेज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि अभी यहां पर अभिषेक जी ने भी कहा कि इंटरनल क्राइसिस, एब्स्टेन फाइल्स या बाकी सारी सिचुएशन को लेकर वो अपने घर में जिस तरह से कहीं ना कहीं घेर रहे थे, उससे माइंड डाइवर्ट और पूरी दुनिया को एक तस्वीर पेश करने की कोशिश है। या फिर तीसरी बात एक और समझाइएगा, जब ये पूरा ऑपरेशन हुआ, मादुरो से कुछ देर पहले चीन के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई 10 घंटे पहले, उसके 10 घंटे के बाद में ये ऑपरेशन, क्या यही बात खटक गई थी डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि हमले की तैयारी तो बहुत पहले से थी। जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 430 बीसी में थुसाइदस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक विचारधारक थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनका मन करता है और कमजोर बस देखते रहते हैं। ये बात शताब्दियों बाद भी सही और सटीक है। मैंने 31 अगस्त को लेख लिखा था, G3 करके लिखा था, जहां मैंने लिखा था कि अमेरिका, रूस और चीन जो दुनिया की 3 महाशक्तियां हैं, इन्होंने अनौपचारिक तौर पे दुनिया को 3 भागों में बांट लिया है। मेरी बात सही साबित हुई जब 4 दिसंबर को पिछले साल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि रूस और चीन अमेरिका का दुश्मन नहीं है और ये तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी तीनों महाशक्तियों ने दुनिया को अपने अपने लिए बांट लिया है। इसी एनएसएस में लिखा था ट्रम्प कॉरोलरी, जहां पर उन्होंने मॉन्रो डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ भी करने के लिए अमेरिका तैयार होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत की ताकतों का कोई हस्तक्षेप ना हो, और वही किया। ये जो कार्रवाई की है वेनेजुएला में, ये एक क्लासिक केस है हाफ फ्रंट का, जिसका हम कई बार शो पे बात करते आए हैं। 1933 30 जून को जब हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली, तो 1936 से 1929 तक 4 साल में हिटलर ने 5 देशों पे कब्जा किया, बिना गोली चलाए, बिना कोई जर्मन सैनिक की जान गवाए, हाफ फ्रंट के जरिए। आज सुबेरे भी जब वेनेजुएला में हमला हुआ, हम जानते हैं राष्ट्रपति के आगे पीछे कितने कॉर्डन्स होते हैं सिक्योरिटी के, एक भी सैनिक ने अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए गोली नहीं चलाई। ये क्या संभव है? ये संभव तभी है जब सारे लोग वहां के बिक चुके थे। यानी जो हम हाफ फ्रंट की बात करते हैं, ये अमेरिका ने करके दिखाया, किस चतुराई से, किस चटकी से उन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को अगवा किया और उस देश की सिक्योरिटी अपने राष्ट्रपति के लिए एक गोली नहीं चला सकी। जो हम बार बार कहते आए हैं, चाहे भारत हो, ताइवान हो, जो जिन देशों पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ये हाफ फ्रंट कितना सक्रिय है, हमें वेनेजुएला से एक सबक और सीख मिल गई है। हाँ। एक और चीज नैना जी, 1980 में वेनेजुएला में पहली बार तेल की जानकारी मिली। तब से अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि अमेरिकी कंपनियों को, चाहे शेल हो या टोटल हो, उन्हें वहां पे तेल निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन वेनेजुएला कभी दे नहीं रहा था। और पिछले 13 साल से जो मादुरो सत्ता में थे, उन्होंने तो बिल्कुल अमेरिका को घुसने नहीं दिया। तो ये जो आज सुबेरे किया वेनेजुएला में, ये ओवरऑल अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत है। और ये चीज करके अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई, अमेरिका के लिए तो जीत है, लेकिन दुनिया के अलग अलग मोर्चों के लिए चिंता की बात है क्या? क्योंकि जिस वॉरफ्रंट की हम बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने तो दूसरों के लिए गेट खोल दिए। क्या अब वो किस उस पे, खासतौर से चाइना ताइवान की बात हो, रूस यूक्रेन का तो तनाव पहले ही हम बड़े स्तर पर देखते हैं, इजराइल हमास के बीच में, बहुत दूर ना जाते हुए भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ में कियोस्क हम बड़े लंबे स्तर पर देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि फिर कोई अथॉरिटी नहीं है मॉनिटर करने के लिए, बात करने के लिए, बात रखने के लिए। अब तो सारे मोर्चे खुल चुके हैं। बिल्कुल नैना जी, सब कुछ खुल चुका है। कोई संयुक्त राष्ट्र की कोई वैल्यू नहीं है, कोई संधियों की वैल्यू नहीं है, कोई डायलॉग डिप्लोमेसी की वैल्यू नहीं है। आज की दुनिया में हार्ड पावर मैटर करता है, कोई सॉफ्ट पावर नहीं। कोई कहना है कि युद्ध का जमाना नहीं है, शांति वांति, ये तीनों महाशक्तियों के से कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों महाशक्तियों के पास ताकत है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पे हमला करना था, उसने कर दिया।
अमेरिका ने वेनेजुएला में हमला करना था, कर दिया। चीन ने 2027 के अंत में ताइवान पे हमला करना है, वो करेगा। क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले, ये तीनों महाशक्तियों ने दुनिया को 3 अनौपचारिक भागों में बांट दिया है। दुनिया कुछ भी रोए, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ये तीनों महाशक्तियों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 3 महाशक्तियों ने दशकों पहले अपनी आर्थिक तरक्की पे तवज्जो दिया और उन्हें पता था आर्थिक तरक्की से ही सैनिक शक्ति आती है। आज इन तीनों महाशक्तियों के पास आर्थिक शक्ति भी है, सैनिक शक्ति भी है, जो दुनिया के किसी चौथे देश के पास नहीं है। तो ये वही करेंगे जो उनके मन में आएगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये बड़ी चिंता की बात है, और यही इसी बात का जिक्र जो है सुदर्शन जी भी यहाँ पर कर रहे थे। सुदर्शन जी, लेकिन मुझे सबसे महत्वपूर्ण ये बात बताइए कि अब आने वाले वक्त में क्या अमेरिका के इस ऑपरेशन के खिलाफ वेनेजुएला के साथ में समर्थन करते हुए लोग नजर आते हैं, क्योंकि दुनिया अब अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये सर कि जब हमने देखा था खासतौर से अमेरिका की तरफ से नार्को टेररिज्म का बढ़ावा देने के आरोप में खासतौर से मादुरो पर $15 मिलियन का जब इनाम घोषित किया गया, और जैसे ही उनकी मान्यता या उनकी सरकार की मान्यता हुई होने की बात हुई, तो 50 से 60 देश अमेरिका के साथ में थे और मुट्ठी भर देश वो वेनेजुएला के साथ में कनेक्टेड थे। तो आज के वक्त में क्या स्थिति चेंज हुई है इतने लंबे वक्त के बाद में? नैना जी, कर्नल सोडी ने बिल्कुल सही कहा है, हार्ड पावर। देखिए, जिसके हाथ में ताकत, जिसके हाथ में लाठी, उसी की भैंस। 3 पावर्स की बात की थी, रशिया, अमेरिका, चाइना। इन 3 में से किसने हिम्मत दिखाई है अपने हार्ड पावर इस्तेमाल करने की? रशिया ने दिखाई यूक्रेन में, अमेरिका ने दिखाई वेनेजुएला में अभी लेटेस्ट, लेकिन चीन ने ना पाकिस्तान सिंदूर में दिखाई, बिल्कुल ना ईरान में दिखाई, ना कहीं और दिखाई। वो अभी भी ताइवान के इर्द गिर्द घूमता रहा, क्योंकि उसको मालूम है कुछ नहीं करना है। यहां तक कि उसके रॉकेट फोर्स ने एक भी रॉकेट नहीं मारा, एक भी। उन्होंने अपने मिसाइल मारी, जो जहाजों से निकाल के बड़े बड़े मिसाइल दिखाए और वीडियो दिखाए, हमने क्या कर दिया है। चाइना के पास 41 4 स्टार के जनरल्स हैं। कितने सैंक्शन स्ट्रेंथ आज कितने हैं? नहीं, लेकिन चक्रपाणी जी एक और बात चाइना है के ना, पास क्योंकि वो हमने संभावना देखा कि नहीं जब वेनेजुएला का तो सपोर्ट चीन और रशिया भी करता रहा है। इस पूरे परिस्थितियों के कुछ समय पहले हमने देखा था कि रशिया की तरफ से बाकायदा सीक्रेटली कई वेपन्स या फिर हथियार बारूद वो वेनेजुएला को समर्थन में दिए गए सपोर्ट में, और सपोर्ट जाहिर सी बात है अमेरिका के खिलाफ था। देखिए, ऐसा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि चीन के अंदर शक्ति ही नहीं है, और अगर शक्ति है तो इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है। रशिया को इतना आपने उलझा के रखा है, और उसके जो जहाज हैं वो मोर और लेस अपने ही आसपास हैं। इसी वजह से रशिया जो है वेनेजुएला में आके कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पूरा पैसिफिक क्रॉस करके इधर आना पड़ेगा, और अटलांटिक के थ्रू आ नहीं सकता। इसीलिए रशिया इस वक्त इस जगह पे असर समाय है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका ने अपना पावर दिखा दी। ये एक साफ मैसेज दे रहा है चीन को कि बेटा संभल जा, कुछ करने की कोशिश करेगा तो मेरा हथौड़ा तैयार है। इसीलिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान स्ट्रेट्स के पास घूम रहा है। उसने ईरान को मैसेज दिया है कि अगर आपने अपना तख्ता पलट की बात नहीं की, आप खुद ना गए, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और आप भी सेफ नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। और ईरान के साथ साथ देखिए, इसमें एक पेच और है। जी जी जी। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में जो झड़प चल रही है इतनी बड़ी नहीं होती। और ये बड़ी झड़प होने की वजह यह है कि उसको चाहिए है 25,000 लोग गाजा में कि वो हमास को के हथियार ले लें। वो 25,000 आएंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के अगर टेटवा दबाना है तो यही एक तरीका है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं चक्रपाणी जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वेनेजुएला के ऑपरेशन के खिलाफ एक तीर से कई निशाने साधे हैं, और ये सांकेतिक निशाने हैं, ये बड़े हमले हैं, लेकिन बड़ी बातचीत ये। लेकिन एक और जो आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, जल्दी से अभिषेक खरे जी, क्योंकि हम देखते हैं खासतौर से कहा जाता है कि तेल अपने आप में दुनिया में कितनी जरूरत है, और बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड जो है वेनेजुएला का रहा। हमने देखा था कि 1976 में तेल उद्योग का जैसे ही राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद से अमेरिका ठनक चुका था सीधे सीधे।
वेनेजुएला से। अब जब ये पूरी स्थिति बदल चुकी है, अब उसमें कई जानकार ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में खासतौर से कई ऐसे जहां पर डोमिनेंस है, डोमिनेंस की बात हो तो अमेरिका का डोमिनेंस एक बार फिर से वेनेजुएला के इन तेल उद्योगों पर बढ़ेगा। तो इसका असर क्या दुनिया पर, देशों पर पड़ेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो सत्ता का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दुरुपयोग कर रहे हैं सैंक्शंस के माध्यम से, टैरिफ के माध्यम से, ये हम सभी जानते हैं। जी नैना जी, मैं यहाँ पर फिर थोड़ा सा ध्यान एक चक्रपाणी अलग जी भी चीज कुछ पे। कह रहे थे। जी जी, दोनों का ऑडियो। जी नैना जी, एक विशेष चीज आपने जो अभी यहाँ पे बताई, एक वाक्य में आपका जी, जी। ध्यान आकर्षित करता हूँ। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज जी। हैं, ये सारी रिफाइनरीज वेनेजुएला क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। ओह अच्छा। अभिषेक जी, आपका। थैंक यू। देखिए, मैं नैना जी थोड़ा ध्यान आपका फिर एक दूसरी तरफ लगाता हूँ, मतलब जी। ले जाना चाहता हूँ। जी जी क्या जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मदुरो पे आरोप लगा रहे हैं कि ये नार्को टेररिज्म करते हैं, वो सही है या गलत है? तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, मैं जल्दी से इसको बताता हूँ। जी। देखिए, वर्ष 99 से ह्यूगो शावेज हैं वहां पे वेनेजुएला में राष्ट्रपति रहे, 13 से अभी 26 तक राष्ट्रपति हैं मदुरो। हो क्या रहा था कि 13 तक तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही थी, ऑयल पे बेस्ड थी, 90% ऑयल वहां से वो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 14-15 में जैसे ही वर्ल्ड में ऑयल की कीमत गिरी, इनकी जो ऑयल इंडस्ट्री थी, इनका जो पूरा देश ऑयल एक्सपोर्ट पे बेस्ड था, वो कलेप्स होने लगा। फिर उसके बाद दूसरी चोट इनको लगी जब कोविड-19 आया, तो उस 2 साल में इनकी पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अब मदुरो के पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई की ही नहीं थी। तो अब ये क्या करें? तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। ये पूरे जो उत्तर अमेरिका में बहुत सारे ड्रग्स के कंट्री थे, उनके ड्रग्स को वेनेजुएला में लाके उसे रिफाइन करके अमेरिका में सप्लाई करना इन्होंने शुरू किया। और इसीलिए फिर ये ड्रग्स जो टेररिज्म है या ड्रग्स कार्टेल जो इनके यहाँ डेवलप हुए हैं, वो इसी वजह से हुए। तो एक बहुत बड़ा सप्लाई जो अमेरिका में है ड्रग्स की, उसमें इनका मदुरो का और वेनेजुएला का हिस्सा है, क्योंकि अब ये अपनी अर्थव्यवस्था पेट्रो डॉलर से ड्रग्स डॉलर पे ले आए हैं। तो ये भी एक आरोप सही हो सकता है। और मुझे इस सारी स्थिति में जो सबसे बुरा लगता है, वो लगता है वेनेजुएला की जनता के लिए। वो इतनी सफर कर रही है, 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या है, जिसमें से 70 लाख ऑलरेडी बाहर चले जा चुके हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं। जी जी तो वेनेजुएला की जो करेंसी है बॉलीवियर, हाँ। उसमें से अभी 2021 में इन्होंने 5 जीरो भी खत्म कर दिए। तो ये हालत इनकी चल रही है। और एक और जो लास्ट में अभी इस आक्रमण के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में वेनेजुएला सरकार ने बोला था कि हम अमेरिका के एग्रेशन का विरोध करते हैं। तो ये तो सेंसलेस बात है, वो आपकी बात सुन रहा है क्या? तो स्थिति बड़ी खराब है। इसमें और कोई शक कुल नहीं। मिला के जो सफर कर रहे हैं वो वेनेजुएला की जनता ही करने वाली लास्ट में। और यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूं, वेनेजुएला की जनता किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करेगी, केवल सैनिक अधिकारी और सेना ही थोड़ा बहुत विरोध लेकिन करेगी। अभिषेक जी, मुझे लग रहा है सेना भी नहीं करेगी, सेना भी नहीं करेगी, क्योंकि जिस रूप में अभी जो परिस्थिति नजर आती है। जी, मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखिए, जो ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट चलता है, उसमें सेना के अधिकारी, इसके अलावा जो वो डॉलर जो वो पेट्रोलियम बेचते हैं, उसमें भी सेना के बड़े अधिकारी शामिल। तो इसलिए वो विरोध करेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा रहेगा। जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि जनता को तो लगेगा कि अगर सत्ता चेंज हो रही है और उनकी अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, देश में परिवर्तन से उन्हें फायदा है, तो वो। और मुझे लगता है 99% आप मान लीजिए कि कोरिना मचाडो को वो अगला राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे ट्रंप अगले कुछ दिन। क्योंकि इसको लेकर अभी जब टेलीविजन पे वो बातचीत कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की तरफ से कोई नेता चुना जाएगा भाई। और एक और बड़ी बात मैं, लेकिन कर्नल मालिक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो अधिकारी उनकी तरफ से बयान आया कि ये कोई अचानक से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया, इसके आदेश 1 हफ्ते पहले यानी कि क्रिसमस के वक्त पे ही मिल चुके थे कि कब हमला करना है, किस रूप में ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो ये बहुत ही सुनियोजित था। और जिस तरह से डेल्टा ग्रुप को इसमें लगाया गया, तो अपने आप में वो बड़ा संकेत और बड़ा संदेश देने की बात थी डेल्टा ग्रुप का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरह से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम अमेरिका की ये टुकड़ी देती है। लेकिन सर, सबसे चिंता की बात ये कि आखिर अब क्या, आगे क्या?
नैना जी, इसमें कोई शक नहीं कि डेल्टा फोर्स एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपोनेंट है उनकी आर्मी का, उनकी डिफेंस फोर्सेस का।